मंगला की पत्नी बहुत खूबसूरत है, लंबी बाबूजी है। अब बहुत मस्त माल है बाबूजी। हाँ, वही सबसे मैंने हमने जो देखा उस दिन जी जी, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत तुम खूबसूरत नहीं माल। उपयोग कर पाए उसका ना? नहीं बाबूजी, अरे नहीं, क्यों नहीं कर पाए? बड़ा होने नाते क्या? बड़ी है वो नहीं कहने हाँ, में। इसीलिए तुम डरते हो गया। हाँ थोड़ा डर लग रहा है। दही है तो बहुत। बहुत खूबसूरत है बाबूजी, मिल जाए तो खत्म कर देंगे। देखिए, आजम खां बाहर आए ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते। अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, हमारे प्रदेश को बर्बाद किया है, हमारे जिले को बर्बाद किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आपने कुछ वीडियो बयानों के स्निपेट्स, छोटे छोटे क्लिप्स सुने और मैं आगे जो है उनके बड़े क्लिप्स भी सुनाऊंगा आपको। और ये हमने चुनाव के समय में जो कुछ ठग लाइफ टाइप के बयान आते हैं और कुछ बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण कुतर्की बयान होते हैं या कुछ विवादास्पद बयान होते हैं, तो वैसे वीडियोज़ का हम एक संकलन लेके हर सप्ताह कोशिश करेंगे कि आप तक लाया जाए जब तक ये चुनाव जो है चल रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको आगे के वीडियो दिखाऊं और उस पर चर्चा करूं, मैं चाहूँगा कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और हमें कम से कम अभी 500,000 तक तो एक दिन में अगर पहुंचा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे पहला वीडियो जो है वो इटावा से है। इटावा में सपा के प्रत्याशी हैं एक, जिनका नाम है माता प्रसाद पांडे। उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। कथित तौर पे कहा जा रहा है, उनका फॉरेंसिक जांच नहीं हुई अभी तक कि उन्हीं का है कि नहीं, लेकिन कहा जा रहा है। उसमें वो जो कह रहे हैं पहले वो सुन लीजिए, कितने डिस्गस्टिंग बातें कर रहे हैं वो आप सुनिए। आज तुम्हारा बेकार है सब। बाबूजी वैसे थके हैं यार, सब बेकार है। सब बेकार है जी, लेकिन हमने देखा यार बहुत अच्छे सब है। वो मंगला की पत्नी बहुत खूबसूरत है, लंबी बाबूजी है। अब बहुत मस्त माल है बाबूजी। हाँ, वही सबसे मैंने हमने जो देखा उस दिन जी जी, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत तुम खूबसूरत नहीं माल। उपयोग कर पाए उसका ना? नहीं बाबूजी, अरे नहीं, क्यों नहीं कर पाए? बड़ा होने नाते क्या? बड़ी है वो नहीं कहने हाँ, में। इसीलिए तुम डरते हो गया। हाँ थोड़ा डर लग रहा है। दही है तो बहुत। बहुत खूबसूरत है बाबूजी, मिल जाए तो खत्म कर देंगे। हाँ नहीं, वो मंगलवा से हम पूछे नहीं भाई, मिले तो हम पूछी हाँ, क्या हाल है। हाँ छोड़ा तो ना ही है अपने दुल्हनिया का। हाँ, हाँ, अपने महबूब छोड़ा तो ना है बाबूजी। आप सथुर लेके आ रहा, सथुर गए हुए नहीं। जी 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 बाबूजी। तुम्हारे स्वभाव से तो परिचित है ना। आपने सुना और आपने देखा कि किस तरह से अब जो भी बेचारे ये मंगला हैं, जिनकी पत्नी के बारे में इस तरह की भद्दी बातें हो रही हैं, एक आदमी जो विधानसभा का अध्यक्ष रह चुका है, समाजवादी पार्टी का बुजुर्ग है, उसके नाम में माता है, वो किसी की पत्नी के लिए कि तुमने उसका उपयोग किया है कि नहीं, ऐसी बातें टीनेजर्स भी नहीं करते हैं। अब जो मानसिक रूप से विकृत हैं या जो उसी तरह के समाज में जीते हैं जहां हर आदमी इसी तरह से बातें करता है कि किसकी पत्नी कौन है और कौन माल है और तुमने उसका उपभोग किया कि नहीं, और जितना लीचड़ ये आदमी है जिसकी ये आवाज आ रही, उतना ही लीचड़ सामने वाला है, जी 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 जी, अरे हमको तो मिलेगी तो खत्म ही कर देंगे। फिर जब मुलायम सिंह यादव रेप पे बोलते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो लगता है कि तो नॉर्मल है। ये तो उस पार्टी की अपसंस्कृति है, वो वहीं की ये कुरीति है एक तरह से है, लेकिन एग्जिस्ट कर रही है उसमें। और यही कारण है कि आपको एक प्रत्याशी के मुंह से इस तरह की बातें सुनने को मिलती है जो बहुत ही मतलब आउटराइटली डिसगस्टिंग है। और सपा का ही और भी कुछ वीडियो मैं आपके साथ चलाना चाहूँगा एक एक करके, ताकि आपको पता चले कि और सपा वाले मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हैं। अब जाके समाजवादी पार्टी की तरफ से
आप अपने लोगों की खिदमत करो। इसी मकसद से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, हमारे प्रदेश को बर्बाद किया है, हमारे जिले को बर्बाद किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। खास करके किसानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ये इन्होंने खुद ही बता दिया कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से देश को, समाज को बर्बाद किया। तो वही है कि सत्य जो है वो मुंह पे आ ही जाता है, आप चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करें। और ये भी है कि सपा के नेता उतने ज़्यादा ब्राइट हैं भी नहीं, मतलब आप उस तरह से देखें। मैं इसका एक एविडेंस तो आपने देखा। और मैं सपा से ही जुड़ा हुआ वीडियो चलाना चाहूँगा, और ये हिजाब के ऊपर है कि हिजाब पे इनकी एक रुबीना खानम नाम की महिला है जो बहुत सीनियर, अपने आप को वरिष्ठ नेत्री बताती हैं। तो उनका आप बयान हिजाब को लेके सुनिए। मैं रुबीना खानम, समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सपा नेता अलीगढ़। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना नीचता की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट। ये वीडियो आपने देखा। इस वीडियो को मैं अब फिर से चला के और तोड़ के समझना चाह रहा हूँ कि ये बोलना क्या चाह रही है। तो इसलिए अभी मैं इसके एक एक हिस्से पे कमेंट करूँगा। मैं रुबीना खानम, समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सपा नेता अलीगढ़। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूँ कि ये हमारे, सबसे पहले आपसे पूछा किसने है कि आप इस पे कुछ कहना चाह रही हैं? मतलब ये आपके स्टेट का मसला नहीं है, ये एक छोटे से ज़िले का मसला था और वहाँ पे था, जो भी हुआ वो तो हल हो रहा है। आपसे पूछा किसने? और आगे आपने जो बोला है वो किसी भी तरह से एक सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को कहना या एक नेता कहना उसे शोभा नहीं देता। देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। आपके हिजाब या आंचल पे किसने हाथ डाला? हाथ डालना हिजाब पे मतलब सीधा आप ऑलमोस्ट रेप की बात कर रही हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ है? अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आई। हाँ, इसके उलट ये अवश्य हुआ है, पत्थरबाजी हुई है। उसका भी वीडियो मैं साथ में चलाना चाहूँगा कि बुरके में जा रही लड़कियों की भीड़ ने और उसके आसपास जो मर्द थे जो उन्हें घेर के और साथ ले ही जा रहे थे। दुर्भाग्य यही तो है, हिजाब या बुरके का दुर्भाग्य यही है कि उसमें लड़कियां स्वतः नहीं करती, उनसे करवाया जाता है। जिस हिजाब की बात कल तक तुम कर रहे थे वो हिजाब इतना होता है, अब वो बढ़ के पूरा जो है वो बुरके में तब्दील हो चुका है। उस भीड़ को आप कैरी कर रहे हो और बगल में गले में भगवा शॉल या गमछा लिए लड़के लड़कियां जा रहे थे और उसी इलाके में इन्हीं लड़कियों ने बिना छेड़े हुए, किसी ने कुछ नहीं किया, उस पे पत्थरबाजी की। तो कौन किसके आंचल पे हाथ डाल रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए रुबीना जी। आगे सुनते रुबीना जी को। अरे भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना नीचता की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ। अच्छा, ये पहले तो इन्होंने ज्ञान दिया कि भारत जो है विविधताओं का देश है। बिल्कुल सही, विविधताओं का देश है। तो जब आप इस तरह के व्यू लेती है कि हम हाथ काट देंगे, इसका मतलब है आप उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही।
पहले तो हाथ कोई डाल नहीं रहा है, दूसरा विविधताओं को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, डाइवर्सिटी को, तो आपका इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और इस तरह का इनटॉलरेंट बयान नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, आप कलयुगी रावण जो है वो चीरहरण कर रहा है। चीरहरण रावण ने नहीं किया था, चीरहरण महाभारत की घटना है। तो मतलब ऐसा कई बार नेताओं के साथ होता है कि उन्हें पता नहीं होता है। जैसे एक हमारे अनंत सिंह जी हैं मोकामा के, वो रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रकवि रह चुके हैं, उनके बारे में बात करते हुए रामधारी सिंह बिल्डर उनको बोल दिया उन्होंने। फिर पीछे कहा कि अरे राष्ट्रकवि, हाँ राजकवि हैं रामधारी सिंह बिल्डर। तो ये वही है, ये रामधारी सिंह बिल्डर वाली ही श्रेणी के ये लोग नेता है कि इनको बस बता दिया जाता है कि ये घटना हुई है और सामने माइक दे दिया गया और आपको एक तरह से मतलब आवश्यकतावश, ज़रूरत है नहीं बोलने की, लेकिन आपको आवश्यकता पड़ती है कि नहीं मुझे बोलना चाहिए, या कोई आपसे बुलवाता है, तब आप एक तरफ डाइवर्सिटी क्लेम कर रहे हैं और दूसरी तरफ नहीं मेरी ही चलेगी और मैं उसके हाथ पांव काट दूंगी, इस तरह की बातें करते हुए अपने आप को फिर रजिया सुल्ताना और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इन सब से कंपेयर करने लगे, जो बिल्कुल ही कंटेक्स्ट अलग है। स्कूल में हिजाब पहन के जाती बच्चियों के ऊपर किसी ने कुछ उस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी ने कोई गाली गलौज नहीं की, कुछ नहीं किया। वो प्रदर्शन कर रही थी हिजाब को लेके, ये लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे भगवा गमछे को लेके। दोनों में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। जो हुआ है वो बुर्का पहने हुए लड़कियों और उनके ग्रुप के लड़कों द्वारा हुआ है। जो पत्थरबाजी हुई है उसमें लोग घायल हुए हैं। तो ये जो मॉरल हाई ग्राउंड लेना है और इतने हास्यास्पद तरीके से, वो एक सपा से ही जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कर सकता था। आइए अगला वीडियो देखते हैं। ये वीडियो है मेरठ से, जहां सपा के प्रत्याशी थे आदिल चौधरी, उनके साथ कूटनीति हो गई थोड़ी सी, मतलब उनको कूट दिया गया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कूटने वाले लोग जो है वो वाल्मीकि समुदाय के हैं, दलितों ने कूटा है। अब ये अंग्रेज़ी में कहावत है टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। अभी तक ये गुंडागर्दी जो है इनकी तरफ से हुआ करती थी दलितों के ऊपर, और अभी ये टिट फॉर टैट कह लीजिए या जो भी आपको कहना है, जैसे को तैसा। तो अभी इन लोगों ने दिखा दिया है कि वास्तव में जब तुम सत्ता में होते हो और मदांध होकर, उस घमंड में चूर होकर, जब तुम दलितों की बस्तियां जला दिया करते थे, वो दलित और पीड़ित अब वंचित नहीं रहा। उसी तरह से जैसे कि 70 साल से कांग्रेस और बाकी सरकारें भी उनको बिल्कुल उनकी उपेक्षा करती जा रही थी। अब जब दलितों को, अब एम्पावरमेंट क्या है, सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं, एम्पावरमेंट सामाजिक न्याय ये नहीं है कि तुम सिर्फ उनके बारे में बात करो कि हम सामाजिक न्याय देंगे, सामाजिक न्याय देंगे, कर कुछ नहीं रहे हो। 70 साल से अगर चाहे SC ST समुदाय हो या फिर मुस्लिम ही हो, वो अभी भी उसी स्थिति में है जहां वो 70 साल पहले थे, और उनमें 70% भी डिफरेंस नहीं आया है। 1% भी प्रतिवर्ष हम मान लें, तब तो जो उनके लिए डिफरेंस लाएगा, उनके लिए तो वो उसके साथ तो होंगे ही, और तब वो तुमको अपने शत्रु के तौर पे देखेंगे ही। चाहे तुम कितना भी ये कि ब्राह्मणवाद है और जनेऊ पहन के आता है, तुमको जनेऊ नहीं पहन, इन सब से उस व्यक्ति को बहुत अधिक मतलब नहीं रह जाता, जिसके लिए दिन में 2 बार भोजन करना एक संघर्ष है। ऐसे लोगों को आखिर आज संबल कैसे मिला है, उसका वो स्ट्रगल जो है ना,
वो ख़त्म कर दिया है योगी जी ने और मोदी जी की योजनाओं ने। वो स्ट्रगल ऐसे ख़त्म हुआ है कि उनके पास अब घर की चिंता नहीं है, उनको अनाज और राशन की चिंता नहीं है, उनको बिजली मिल रही है, सिलेंडर मिल रहा है। उनकी जो मूलभूत चिंताएं थी वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी हैं। अब उनकी चिंता है अपने बच्चे को पढ़ाकर बेहतर भविष्य देना। अब वो इस स्थिति में आए हैं कि उनका पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो स्वयं तय करेंगे। दलितों का पॉलिटिकल डिस्कोर्स मायावती तय नहीं करेगी, दलितों का पॉलिटिकल डिस्कोर्स कोई चंद्रशेखर रावण तय नहीं करेगा। दलितों का, पीड़ितों का, वंचितों का पॉलिटिकल डिस्कोर्स दलित, वंचित और पीड़ित स्वयं तय करेंगे जब उनका पेट भर जाएगा, जब उनके सर पे छत होगी, जब उन्हें बाकी संघर्षों से हर दिन, हर क्षण दो चार नहीं होना पड़ेगा। यही कारण है कि जो लोग इनके शत्रु थे, जो लोग इनको दबाते रहे थे और जो लोग ये कहते रहे थे कि तुम्हारा दुश्मन कोई और है, मतलब दो थप्पड़ भी मार रहे और बोल रहे हो कि नहीं वो जो है असली दुश्मन है, इस थप्पड़ को तुम इग्नोर कर दो, ये जो हमने तुम्हारे घरों में आग लगा दी ना, ये तो ऐसे ही हो गया यार। असली दुश्मन तुम्हारा ब्राह्मण है। ये नौटंकी जब तक चलती रही तब तक इनकी दुकानें जो है वो ठीक चल रही थी, क्योंकि आप लालू ने भी बिहार में यही किया था इफेक्टिवली। जो कहते हैं ना दलितों के मसीहा, सामाजिक न्याय, लालू ने दलित को दलित रहने दिया, कांग्रेस ने गरीब को गरीब रहने दिया। आप दरिद्र को दरिद्र नारायण कह के उसकी स्थिति नहीं सुधार सकते। वो दरिद्र ही है, वो अकिंचन ही है, वो निर्धन ही है। और जब ऐसे लोगों को कोई सरकार, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पार्टी इट इज, जब उसकी सहायता करती है, जब उसके जीवन में प्रत्यक्ष तौर पर प्रभाव डालती है, जब टेंजिबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एक तरह से आप कह सकते हैं, उन्हें फील होता है कि समवन केयर्स फॉर अस, तब वो उनका कोर वोटर बेस बन जाता है। वही यहां पे हमें देखने को मिला कि योगी जी का या भाजपा का केंद्रीय आईटी सेल भले ही योगी जी की योजनाओं को उस तरह से प्रचारित करने में नाकाम रहा है जिस तरह से वो चाह रहे थे, लेकिन योगी जी के ब्रांड एम्बेसडर यही दलित हैं जो आज स्वयं खड़े हो रहे हैं अपने लिए, और उन लोगों को जो वस्तुतः इनके शत्रु हैं उनको खदेड़ रहे हैं, उनको मार पीट के भगा रहे हैं। हिंसा का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपका घर जला चुका हो पहले, जो आपको हर दिन सताता हो, तो जब आप सक्षम होकर उसका प्रतिकार करते हैं तो वो हिंसा नहीं है, वो वस्तुतः आत्मरक्षा है। अब ओवैसी जी का एक बयान सुनते हैं जो हिजाब प्रकरण को लेकर ही था। ये बयान सुनिए। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला, अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। इस वीडियो में एक बहुत ही फंडामेंटल गलती किया ओवैसी ने। नॉर्मल जो फेस वैल्यू है इसका, उस पर तो मैं आगे बात करूंगा ही। सबसे पहले तो ओवैसी ये बताएं कि उनके पार्टी के जो इलेक्टेड सांसद हैं या विधायक हैं उसमें कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं, और वो भी अगर ना बताना चाहें, क्योंकि वो कोई भी देख सकता है, सबको पता चल जाएगा कितने प्रतिशत। महाराष्ट्र 2019 के विधानसभा के उम्मीदवारों की सूची में 44 में से सिर्फ एक मुस्लिम महिला आपको मिली।
33% आरक्षण की बातें हो रही है, बाकी पार्टियां आपसे ज़्यादा महिलाओं को देती है। बिहार विधानसभा चुनाव में आपने कितने उम्मीदवारों को उतारा था जो महिलाएं थी और हिंदू नहीं थी, मुस्लिम थी? सारी लिस्ट इंटरनेट पे पड़ी हुई है, जाके सर्च कीजिए आप लोग। तो जब ओवैसी बोलता है कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन हिजाब पहनी लड़की भारत की प्रधानमंत्री भी बनेगी, तो ओवैसी को ये सोचना चाहिए कि ये भी काम प्रधानमंत्री बनाने का भी काम हो सकता है भाजपा जैसी ही कोई पार्टी करेगी, क्योंकि मुसलमानों की हिमायत करने वाली पार्टियों ने तो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। राष्ट्रपति किसने बनवाया था, आप सबको याद होगा, डॉक्टर कलाम को। तो उसी तरह 100 साल बाद ही सही अगर ऐसी नौबत आती है तो वो भी ओवैसी जैसा आदमी तो नहीं बनाएगा, क्योंकि ये जो बोल रहा है ये खुद फॉलो नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अभी है ना 5 चरण के चुनाव और भी बाकी हैं, देखते हैं कितनी बार ये लिस्ट जारी करता है, उसमें कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बयान आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आए, लंदन से कोई पढ़ के आए, अपने आप को प्रोग्रेसिव भी बताए, अपने आप को यह भी बताए कि वो केयर करता है इस समाज के लिए, और वो सच्चाई से इतनी दूर रहे कि उसे यह न दिखता हो कि हिजाब या बुर्का या नकाब या अबाया या जो भी होता है वो क्लाइमेट डिपेंडेंट अटायर है, वो जहाँ पे बालू की रेत की आंधी चलती है वहाँ के लिए है वो। आप उसको भारत में क्यों डाल रहे हो? और ये कोई चॉइस नहीं है। इनका पहला स्टेटमेंट है कि अगर कोई बच्ची कहती है कि अब्बा अम्मी मुझे हिजाब पहनना है, बच्ची क्यों कहेगी उसे हिजाब पहनना है? ये वस्तुतः अब्बा और अम्मी कहते हैं कि तुम्हें हिजाब पहनना है, और फिर आप उसे हिजाब के फायदे गिनाने लगते हैं। आप उसको आधी बात बताते हैं, आप कुरान भी उसको सही से नहीं बताते हैं। जो कुरान कहता है कि महिलाओं को पूरा बदन ढकना चाहिए, संभव हो दोनों आंखें भी, लेकिन दोनों आंखें ढक लेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए एक आंख अलाउड है खोल के चलना। क्या ये फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं कि वो हिजाब भी पहनेंगी, कॉलेजों को भी जाएंगी और एसडीएम भी बनेंगी, डीएम भी बनेंगी, आप पता कीजिए ओवैसी जी कि आपके कम्युनिटी में कितनी प्रतिशत छात्राएं ग्रेजुएशन कर पाती हैं? 10 करोड़ आबादी मुस्लिम महिलाओं की है, 1 से 2% मात्र ग्रेजुएट बनती हैं। ग्रेजुएट बनने के बाद आप पता कीजिए उसमें कितनी नौकरियां कर रही हैं, और पता कीजिए जितनी नौकरियां कर रही हैं क्या उनमें से सारी की सारी हिजाब या बुर्का पहनती हैं? नहीं पहनती हैं। जो एजुकेशन का एसेंस पालेगा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का पूरा प्रेमाइस ही होता है स्वच्छंदता पर, आपकी पूर्ण अभिव्यक्ति पर, कि आप अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, चाहे आप कपड़े पहन के करें, आप ड्रामा कर रहे हैं, आप किस तरह का सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, सब चीज चुनने की स्वतंत्रता आपको होती है। वहां पर आप अगर हिजाब थोप रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने शिक्षा के मूल तत्व को नहीं पहचाना है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो विमुक्त करती है। आपको जब ज्ञान मिलता है तो आपका वर्ल्ड व्यू बदलता है, दृष्टिकोण बदलता है, आप स्वच्छंद होकर सोचना शुरू करते हैं। ये आउटवर्ड होता है। आप ज्यों ही किसी को बुर्का पहना रहे हैं तो सबसे पहले आपने एक फिजिकल बाउंडेशन डाल दी उसके ऊपर,
और उसके बाद फिर ये बुर्का क्यों पहना? क्योंकि हमारे रिलीजन की रिक्वायरमेंट है। फिर आप उसे तरह तरह की सीमाओं में कैद करते चले जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उनकी चॉइस है। हम सब जानते हैं कि चॉइस किस तरह से फोर्स की जाती है, किस तरह से हम तैयार करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं बच्चियों की, और फिर उन्हें वही नेचुरल लगने लगता है। वो फिर उसी में कंफर्टेबल हो जाती हैं क्योंकि उनको कंफर्टेबल होना पड़ता है। क्या बात है कि इतने लोग जो ईरान हो या अफगानिस्तान हो, वहाँ पे क्यों उतार फेंकना चाहते हैं हिजाबों को? उसका कोई तो मतलब होगा। और आप ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि कोई हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी, यह ख्वाब मत देखिए। अब यहाँ पे मुझे गलत ना समझा जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई मुस्लिम कालांतर में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता या बन सकती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि कितने इस्लामी राष्ट्रों में, मेरे ख्याल से 56-57 हैं, कितने इस्लामी राष्ट्रों में हिजाब पहनी या बुर्का पहन के उनकी प्रधानमंत्री आती हैं, ये पता कीजिए। जॉर्डन के परिवार की जो वहाँ का रूलिंग फैमिली है, उसकी तस्वीर काफ़ी घूम रही थी हिजाब के डिबेट के समय में। हमने देखा वो मोहम्मद के 41वें डिसेंडेंट हैं, जिनका लीनिएज मोहम्मद से है, एक तरह से फाउंडर ऑफ इस्लाम। उनके ब्लड लाइन के लोग हैं। शर्ट पैंट पहन रहे हैं, वो ड्रेसेस पहन रहे हैं, वो समर ड्रेस पहन रहे हैं। और आप क्या हो? 3 पीढ़ी से मुस्लिम। ये वही सिंड्रोम है कि जब आप, हमारे तरफ एक कहावत है, नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। और अगर आप उसका हिंदूकरण करेंगे तो हमारे गांव में कहावत है, नया जोगी में जट्टा। मतलब आप जटाएं जो बढ़ाते हैं, तो जो नया होता है वो अपने आप को एक्सेप्टेड प्रूव करवाने के लिए, या मैंने वो योग्यता हासिल कर ली है, तो जटाएं सर की जगह कहीं और वो बनाने लगता है। तो उसी तरह ये वही है कि आप उन देशों की जनसंख्याओं से ज़्यादा मुस्लिम होना चाह रहे हैं जो इस्लाम के फाउंडर हैं। आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट वही एक्सेप्टेंस की तरफ है। जो चीज़ें वो त्याग रहे हैं, आप उनको इतना ज़्यादा पकड़ रहे हैं। सऊदी में तो वो मस्जिद ढा दी गई ना जहाँ मोहम्मद साहब नमाज पढ़ा करते थे, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होना था। जब इस्लाम में मस्जिद का कॉन्सेप्ट उस तरह से है ही नहीं, तुम वस्तुतः मस्जिद एक बना दिए और उसी पे अड़ गए, तो तुम एक तरह से तो उस स्ट्रक्चर को पूजा कर रहे हो ना, उसकी उपासना कर रहे हो। जबकि क्या लिखा हुआ इस्लाम में, जहां गैदर हो गए वही मस्जिद है। इसी कारण तो एक कहानी भी है ना कि मोहम्मद जिस खजूर के पेड़ के नीचे या पास में बैठा करते थे, उसको उन्होंने अपने लाइफ टाइम में ही बोला जला देने के लिए, नहीं तो लोग उसकी पूजा वो करने लगेंगे। तो ओवैसी साहब, इससे समस्या नहीं है कि कोई मुस्लिम जो है फ्यूचर में देश का प्रधानमंत्री या लड़की या लड़का, मतलब महिला या पुरुष बन जाएगा। हमारे तो रहे, राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम, उसमें कोई समस्या नहीं है। हामिद अंसारी जैसा आदमी उपराष्ट्रपति रहा है, उससे पहले जाकिर हुसैन रहे हैं। तो पावर के पोजीशंस में तो गए ही हैं लोग और जाएंगे ही, वो नेचुरल प्रोग्रेशन है। लेकिन वो हिजाब पहन के ही जाए इंशाअल्लाह ताला कह के जो आप बोलते हैं, उसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। और ये आप एक तरह से अपनी कम्युनिटी का हार्म कर रहे हो, उसको आप चोट पहुंचा रहे हैं। आइए अगला वीडियो देखते हैं जो इनके भाई साहब का है। वो कौम उस वक्त तक अपने मुकद्दर को बदल नहीं सकती जब तक कि उस कौम में खुद अपने आप को बदलने का एहसास नहीं।
हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक जिस कौम को नजरअंदाज किया गया है, जिस कौम की हकतलफी हुई है, जिस कौम की नाइंसाफी हुई है, उस कौम को आगे बढ़ाने की ये दस्तूरी लड़ाई है, दस्तूरी जद्दोजहद है। मैं इस मुल्क का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं। जितना हक इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का है, उतना ही हक तीनों ऐसे का भी है। वो इस मुल्क का मालिक नहीं, मैं इस मुल्क का गुलाम नहीं, मैं भी तेरी तरह इस मुल्क का बराबर का शहरी हूं, बराबर का हक रखता हूं, क्योंकि दस्तूर ने मुझे देवा की तरह फरियाद करना हमने नहीं सीखा है। हम अपने हक को मांगेंगे, जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए हासिल करेंगे। आज नहीं मिला तो यकीन है कि हमको कल मिलेगा, कल नहीं मिला तो यकीन है परसों मिलेगा, परसों नहीं मिला तो यकीन है परसों मिलेगा। लेकिन हमारी नजरें देख रही है कि एक दिन आएगा जरूर, उत्तर प्रदेश में भी मजलिस का दफ्तर दारुस्सलाम होगा, उत्तर प्रदेश में भी मजलिस के निर्देश होंगे, उत्तर प्रदेश में भी दवाखाने होंगे, उत्तर प्रदेश में भी तालीमी इदारे होंगे। ओवैसी का इतिहास कोई बहुत बढ़िया है नहीं। इसका क्लेम टू फेम वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को बता देंगे तुम 100 करोड़ हो ना, हम 20 करोड़ है ना, ये वाला है। आज जो बोल रहा है ये इस वीडियो में इसने शुरुआत ये की कि इस कौम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इस कौम को जो है पीछे रखा गया है, इसकी किसी ने तरफदारी नहीं की, हमारी हमेशा नाइंसाफ़ी हुई है, जो भी है इस तरह की बातें बोली है। ठीक है, ये एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेबल है। अब असदुद्दीन ओवैसी को यह सोचना चाहिए किसने की। तुम तो 1946 के चुनाव से लेके आज तक एन ब्लॉक एन मास ही वोट करते हो, एक ब्लॉक बन के। किसने तुम्हारा मतलब काटा? कांग्रेस ने काटा ना, सपा वालों ने काटा ना, लालू यादव ने काटा ना, भाजपा वालों ने, मोदी ने नहीं काटा तुम्हारा। हमारा हिमंता विश्वा शर्मा तो बोलते कि हमें चाहिए ही नहीं तुम्हारा वोट। तुम्हारा हर स्तर पे, और तुम भी आज इन मुसलमानों का काट ही रहे हो। जब तुम एक तरफ बात कर रहे हो कि इस देश का मैं दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं, तो फिर तुम्हारे सामने की भीड़ नारा तकबीर अल्लाह अकबर क्यों बोल रही है? बात तुम देश के शहरी होने की कर रहे हो और नारा तकबीर क्यों लग रहा है? इसका मतलब तुम्हारा एजेंडा कुछ और है। तुम दारुस्सलाम क्यों बोल रहे हो कि यूपी में दफ्तर खुलेगा, दारुस्सलाम होगा? ये तो कंप्लीटली जिहादी माइंडसेट है। जिहाद का ही लक्ष्य है ना, दारुल हर्ब, दारुस्सलाम और जो भी होता है आगे तक। तुम दोनों बातें एक साथ, लोकतंत्र और जिहाद दोनों एक साथ कैसे बोला जा सकता है? क्या इस देश की जनता इतनी बड़ी मतलब मूर्ख है कि उसे यह समझ में ना आए कि तुम क्या पुश करना चाह रहे हो एजेंडा, और इस तरह से अपने आप को विक्टिम भी बता रहे हो, और तुम ये भी बोल रहे हो कि हम हक की लड़ाई लेंगे, छीन के लेंगे अल्लाह अकबर के नारे के साथ। तो ये तो नहीं चलेगा। मतलब ये वस्तुतः वैचारिक दोगलापन है, इसे और कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम जिस देश के लिए खड़े होना चाह रहे हो उसी की जड़ें काटने के लिए तुम पूरा मजहबी घृणा जो है फैला रहे हो। तुम्हारा लक्ष्य वही है, तुम्हारा लक्ष्य वही है जो तुम्हारे उम्मा का है। और उम्मा की स्वीकार्यता किसी भी लोकतांत्रिक देश में कभी नहीं होगी, जितना जोर लगा लो, क्योंकि एक लेवल तक जब तक लोगों को दिखता नहीं है तब तक वो इग्नोर करते रहते हैं। जब वो हमारे सामने आ जाता है, जब हमें दिखने लगेगा अरे ये तो मतलब भारत माता की जय या वंदे मातरम तुम बोल नहीं रहे हो अपने स्पीच के बाद, लोकतंत्र की बात करने के बाद, तुम तो नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कर रहे हो, जो जिहादियों का है और जो बाजारों में फटते हैं वो ये नारा लगाते हैं।
तुम इस नारे का प्रयोग भी अपने मजहब के लिए नहीं कर रहे हो। तुम इस नारे का पूरा तुम्हारा लक्ष्य हिंसा है। अब हम योगी जी के कुछ वीडियोस देखते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि छोटे से गुनाह के लिए आजम खान को तो अंदर किया हुआ है, लेकिन जो टेनी है उनके बेटे, उनको जमानत मिल गई, जिन पर आरोप है कि उन्होंने फार्मर्स को मारा। देखिए, आजम खान बाहर आए ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। वे स्वयं ही नहीं चाहते, उनसे पूछो ना ईमानदारी से क्या है। ये जो योगी जी ने अखिलेश और आजम खान को लेके कहा, वो वस्तुतः सही बात है, क्योंकि अखिलेश पिछली बार भी सरकार नहीं चला रहा था, सरकार आजम खान ही चला रहा था। अखिलेश तो प्रॉक्सी सीएम था। और यही मुख्य डर है जो भाजपा वालों को और हिंदुओं को है उत्तर प्रदेश में, कि इफेक्टिवली एक जिहादी माइंडसेट का आदमी, और जिसने पुलिस के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए हैं कि हम जो है हम तुम्हें दिखाएंगे, वो ओपन जीप पे जाते हुए उसने बयान दिया था आजम खान ने, वो है चोरी करके तुम अपने दादा के नाम का जो यूनिवर्सिटी जो अब तोड़ दिया गया है शायद बुलडोजर से, उसमें चोरी करके पांडुलिपियाँ रखे हुए थे। एक के बाद एक क्रिमिनल ऑफेंसेज हैं तुम्हारे ऊपर, आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं, और उनको निकलवाने की बात हो रही। तो यहाँ पे योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनके लिए भी खतरनाक है कि अगर आजम खान आते हैं, क्योंकि आजम खान जितने दिन से रहे और जिस तरह से सपा की सरकार ने उनकी, सपा की सरकार में बोल रहा हूँ, सपा के नेताओं ने उनकी उस तरह से मदद नहीं की, तो उन्हें क्षोभ तो बहुत ज़्यादा होगा। अब अगला वीडियो देखिए योगी जी का, जो खास करके हिजाब वाले इशू से ही रिलेटेड है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, सदियत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूँ, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। ये वही है। और एक तरह से आप देखें तो इसे अब कुछ लोग कह देंगे कि ये तो बिल्कुल भी इस्लाम के विरोध में इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट है। नहीं, शरीयत इस देश में नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। 80% हिंदू है यहाँ पे। शरीयत आपको चलाना है, आप चलाओ ना, आप अपने लिए कर लो। आप अपने कम्युनिटी के चोरों के हाथ काट दो। राना अयूब ने भी चोरी किया है, तो उसके लिए देखो क्या किया जा सकता है। आप अपने कम्युनिटी में स्टोनिंग टू डेथ रख लो, आप कोड़े मारने की प्रथाएं रख लो, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन जब तुम्हें लगता है कि हमें इसका फ़ायदा जो है, जो एक इंडियन पीनल कोड है उसके तरफ चोरी का या इस तरह का सॉफ्ट पनिशमेंट मिल रहा है, वहाँ पे तुम चुन लेते हो कि नहीं, भारतीय दंड विधान जो है सही है। और जो ही भारतीय दंड विधान जब तलाक देने पे तुमसे जो है एलिमनी मांगता है, तब कहते हो नहीं, हमारा तो उधर वो शरीयत में अलाउड है 4 पत्नी रखना, और तलाक तो हम दे सकते हैं, ये तो हमारा पर्सनल मैटर है। या तो 100% शरीयत लाओ, अपने लिए लाओ, पूरे उसमें पूरी जनता को मत घसीटो। भारत है, यहाँ पे संविधान ही चलेगा। और ये बहुत ही क्लियर स्पष्ट शब्दों में योगी जी ने भी कहा, और मुझे लगता है कि ये पूरे भारत के लोगों की भी मतलब एक तरह से यही डिज़ायर है, यही इच्छा है कि इसी तरह से हो।